भैया शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के बाद दूसरी चीज इंटीग्रेशन। जैसे हमने लास्ट टाइम में पढ़ाया था डिफरेंशिएशन, वैसे ही आपको अब पढ़ना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में सारी चीज़ें लगभग वैसी ही हैं, लेकिन मतलब लगभग अप्रोच वैसे ही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ऐसा कहा जाता है वैसा वास्तविकता में होता भी है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी थोड़ा सा आपको आप फॉर्मूले वगैरह याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस स्टेटमेंट को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल बताया सबसे पहले, वैसे मैं आपको इंटीग्रेशन का सिंबल बताता हूँ इस तरीके। जैसे डी बाय डी टी क्या था, डिफरेंशिएशन का सिंबल था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल होता है इंटीग्रल dt। अब यहाँ पे जिस चीज का इंटीग्रेशन का, जैसे डी बाय डी टी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जिसका डिफरेंशिएशन करना होता था उसको यहाँ लिखते थे, वैसे ही जिसका डिफरेंशिएशन करना होगा उसको यहाँ, सॉरी इंटीग्रेशन करना होगा उसको यहाँ लिखते। आई बस हमने, ये है इंटीग्रल का साइन, जिसको इंटीग्रेट करना है वो ये। टी हमारा क्या है, वेरिएबल, जैसे पिछले दिन पे था, तो t है हमारा वेरिएबल, और जिसको इंटीग्रेट करना है वो मान लेते हैं p। ठीक है। इंटीग्रेशन की बेटा बेसिकली दो ब्रांचेस होती हैं, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, मैं आपको डेफिनिट वाला पढ़ा रहा हूँ। इनडेफिनिट वाला क्या होता है, जब समय आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग डेफिनिट में ही पढ़ेंगे। डेफिनिट में होता क्या है, इंटीग्रेशन की लिमिट डिसाइड हो जाती है, यहां से यहां तक खत्म। इसी वजह से नाम है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट मतलब विद इन अ डेफिनिट बाउंड्री। ठीक है, तो अगर यहां पे मैं t इज इक्वल टू ए लिखूं, यानी इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है t इज इक्वल टू ए से। डरिएगा नहीं, अभी आपको आ जाएगा। जैसे शुरुआत में डिफरेंशिएशन पढ़ने में शुरुआत में लग रहा था अरे बाप रे ये क्या है, लेकिन अल्टीमेटली आपको आ गया। ठीक है, शायद। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में शुरुआत में थोड़ा अपोजिट आपको मतलब अजीब लगेगा, लेकिन आ जाएगा। तो ये बेटा सांप जैसा सिंबल, इंटीग्रल का सिंबल, जिसको इंटीग्रेट करना है वो यहाँ लिखा जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो t है, वो t वेरिएबल होता है। हम इस समय डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो हम ऊपर स्पेशली लिखे दे रहे हैं टाइटल डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट में बाउंड्री डिसाइड हो जाती है। बाउंड्री क्या होती है कि जो वेरिएबल है उसकी एक लोअर वैल्यू से लेके उस वेरिएबल की अपर वैल्यू तक हमको जाना है। मतलब सपोज कोई कह दिया कि जैसे मान लीजिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक, इसका मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 10, ऐसे बाउंड्री बताई जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसे बोला जाता है इंटीग्रल कोफिशिएंट, है ना। मैं बताता हूं, इसे बोला जाता है इंटीग्रल, जैसे इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोला जाता है। जब p यहाँ पे लिखते थे तो क्या बोलते थे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t लिखते थे, वैसे इसको बोलेंगे इंटीग्रल कोफिशिएंट ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, वो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, इंटीग्रल कोफिशिएंट ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू, अब समझ में आ गया होगा, WR विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को जब उसको सॉल्व कर गए, इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन of p with respect to t। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो, तो डेफिनेट इंटीग्रल ये होता है। डेफिनेट इंटीग्रल में सारे या तो फिर से बोल दे रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, इंटीग्रल का साइन बोलते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में होगा जो वेरिएबल लिया जाएगा वो t है, तो dt इधर लिखा जाता है।
उसके बाद जिसका इंटीग्रेशन होना है वो बीच में लिखा जाएगा, जहाँ से जहाँ तक होना है, क्योंकि हम लोग डेफिनेट पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट में लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस इंटीग्रेशन होता है। बाय द वे उसमें इसमें बहुत कम फर्क है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होगा इस वजह से हम पहले प्रेफरेंस इसी को दे रहे हैं। जब आपकी कमांड इसमें हो जाएगी तो आपको इनडेफिनेट भी बड़े आराम से आ जाएगा, हल्का सा चेंज करना पड़ता है, इनडेफिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कोफिशिएंट ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t, कहां से कहां तक, फ्रॉम t इज इक्वल टू a टू t इज इक्वल टू b। ठीक है, t इज इक्वल टू a टू t इज इक्वल टू b, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम t इज इक्वल टू a टू t इज इक्वल टू b। समझ गए, कॉपी करिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में रूल्स बताए थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी रूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन के जब रूल्स लगाते हैं तो इस बात कुछ एक आध जगह थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, पहली बात, रूल संख्या 1। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ a फ्रॉम a टू b t की पावर n dt, t की पावर n dt का इंटीग्रेशन करना है, तो माय डियर क्या होगा, ध्यान समझिएगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर मल्टीप्लाई होती थी, यहाँ डिवाइड होती। ठीक है, डिफरेंशिएशन में एक सबट्रैक्ट होता था, यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें पहले मल्टीप्लाई करते थे, बाद में पावर सबट्रैक्ट करते थे। इसमें पहले पावर का काम कर लिया जाएगा, डिवीजन का काम बाद में किया जाएगा, हर तरीके से उल्टा है। ठीक है, यानी सबसे पहला काम है, आप जो पावर है उसमें से 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, वो सीधा सीधा फॉर्मूला तो याद ही कर सकता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर ऐड कर देते हैं, और जो पावर ऐड हो जाती है, ऐड होने के बाद जो पावर ऊपर आती है उसी को नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये a टू b लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड होता है t इज इक्वल टू a टू t इज इक्वल, मतलब ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो यानी ये कुल मिला के यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है a इंटू बी। अब प्रोसीजर समझ लीजिए, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, आगे परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, इसका तरीका सभी में सेम रहेगा। ठीक है, माय डियर, सबसे पहले अपर लिमिट को वेरिएबल के प्लेस पे रखा जाता है, यानी b की पावर n+1 अपॉन n+1, ये हो जाएगा। इसके बाद माइनस लगाया जाता है हमेशा। ठीक है, यानी ये t की वैल्यू थी ना b, याद नहीं है, ये t इज इक्वल टू a टू t इज इक्वल टू b, तो t के प्लेस पे आप b रखेंगे तो b की पावर n+1 अपॉन n+1, फिर माइनस कर दीजिए, फिर t के प्लेस पे क्या रख दीजिए, a की पावर n+1 अपॉन n+1। इसके बाद जो आएगा वही सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में एक बात ध्यान रखनी है, प्रोवाइडेड, इस बात का ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बशर्ते t की पावर में -1 ना लिखा हो, इस बात को ध्यान रखना है। मैं इसीलिए कह रहा था कि इंटीग्रेशन में थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अभी हम बताएंगे पावर -1 हो जाता है तो क्या होता है। ठीक है, पहले हम इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। अभी मान लो कि मैंने ये बात तुम्हें बताई नहीं, मान लेते हैं कि अभी मैंने तुमको ये बात नहीं बताई। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया ना, पावर में एक ऐड करना है, उसी पावर से डिवाइड कर देना है, ब्रैकेट लगा के a टू b लिख देना है, फिर ये दिखाया नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए मैंने शो किया है। पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखी जाती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल संख्या 1, मान लीजिए 0 से लेके 1 तक मुझे t dt करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे t की कोई पावर नहीं लिखी, इसका मतलब 0 1, t की कोई भी पावर नहीं लिखी है, इसका मतलब पावर कितनी हो गई, 1। बात समझ में आ गई। अब गुरुजी ने क्या सिखाया
कि अगर वेरिएबल हमारे पास t है और उसी वेरिएबल की कोई पावर यहाँ लिखी हुई है, तो आप क्या करेंगे, जो पावर है उसमें से 1 ऐड कर देंगे और जो एडेड पावर है उसी से डिवाइड कर देंगे और बॉक्स बना देंगे, राइट। उसके बाद जो लोअर लिमिट है उसको नीचे बॉक्स में लिख देंगे, जो अपर लिमिट है वो ऊपर बॉक्स में लिख देंगे। समझ में आ गई बात। अब फिर t के प्लेस पे यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, पावर में 1 ऐड हो गया, तो जो एडेड पावर थी उसी से डिवाइड हो गया, बॉक्स बना दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट चढ़ा दिया, t के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया, 2 लिख दूं, अपॉन नीचे 1 + 1 कितना हो गया, 2, कोई दिक्कत, यानी ये है चीज वही, लेकिन हमने बस t के प्लेस पे क्या रख दिया, 1। फिर माइनस लगाते हैं। आपको दिक्कत हो तो आप पहले वैल्यू रखने से पहले आप प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे लिख लीजिए पहले t²/2, 0 से लेके 1, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अपर लिमिट रखना है, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, 0 अपॉन समथिंग इज 0 और 1 का स्क्वायर 1, 1 अपॉन 2 इज 1/2, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है 2 से 3 तक, ठीक है, और यहाँ पे 3t², 1 मिनट रुक जाओ, अभी तो हमने क्या लगते ही बताया, चलो √t कर देते हैं, √t dt, ठीक है। अब अंडर का क्या मतलब होता है, 2 से लेके 3 तक dt, अभी हम केवल इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती ये हो जाती है कि जब वो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कर भी दिया है लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन का साइन ठोक देते, नहीं समझे, यानी जब दवा अप्लाई हो गई मतलब दवा खर्चा हो गई, नहीं समझे, मतलब ये कि अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया है तो इसका मतलब अब इंटीग्रल का साइन हटा दिया जाएगा। आई बात समझ में। अब t की पावर 1/2 यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या होगा, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, कोई समस्या बोलिए, कोई दिक्कत। भाई t की पावर 1/2 था, हमने ऊपर पावर 1 ऐड कर दिया, जो ऊपर है वही नीचे लिखा हुआ है। अब ये 2 से लेके 3 तक हो जाएगा। अब इसको और प्रॉपर्ली आप सॉल्व कर लीजिए, t की पावर 3/2 अपॉन ये भी 3/2 हो जाएगा, है ना। एक और चीज मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले इसको बाहर कर लो, पहले आप इसको बाहर कर लो, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3/2 बाहर निकाल लीजिए, तो 1/3/2, नहीं समझे, मतलब नीचे वैल्यू लिखी हुई है, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो बाद में कॉमन लेके निकालोगे तो भी चलेगा, नहीं लेते, समझे बात को। हम मतलब आपको एक्स्ट्रा चीज बताना चाह रहे हैं, बाकी आपको करना चाहिए इसे। 3/2 आप बाहर निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचा है, t की पावर 3/2 फ्रॉम 2 to 3, कोई समस्या। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। 3 की पावर 3/2 माइनस, है ना, 2 की पावर 3/2, इसके बाद जिसकी दम हो सॉल्व कर ले, ठीक है। CBSE वाले बेचारे सॉल्व करेंगे ही करेंगे और ISC वाले कैलकुलेटर जिंदाबाद। बात समझ में आ गया, मतलब मैं पहली बात आपको यहाँ पे ये किया कि t की पावर 1/2 है, √t, तो इसका मतलब आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए। अभी आपने क्योंकि केवल एक फंक्शन सिंप्लीफाई किया है, इस वजह से अभी जैसे इंटीग्रेशन की जो भी साइन लगे थे वैसे लगे रहेंगे। अब आप क्या करेंगे, जो पावर है, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1/2 थी, उसमें 1 ऐड हो गया, उससे डिवाइड हो गया, ब्रैकेट लग गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट लग गई, dt भी हट गया, तो इंटीग्रेशन का साइन भी, मतलब जैसे ही आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, यानी पावर में 1 ऐड करके डिवाइड कर लेते हैं, बॉक्स बना के लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख देते हैं, अब गलती से dt और इंटीग्रेशन दोबारा मत लिख दियो, ठीक। उसके बाद अगली चीज हमने आपको क्या बताई कि क्योंकि नीचे एक न्यूमेरिकल डिजिट ही हमेशा आएगा, इस वजह से आप इसको हमेशा बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व हो गया,
है ना, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग रूल संख्या 2 पकड़ते हैं। अच्छा, रूल संख्या 2 पकड़ने से पहले ये देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था, लिखा था पहले कि प्रोवाइडेड n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। -1 होगी तो क्या हो जाएगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यही हमारा रूल नंबर 2 बनेगा, यही हमारा रूल नंबर 2 बनेगा। ठीक है, देखिए समझाते हैं। अगर माय डियर आपने यहाँ पे n इक्वल टू -1 किया, सोचिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए, अगर इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक t की पावर -1 dt हुआ, या अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1 से लेके 2 तक 1/t dt हुआ। बात को समझिए, ये लिखा है या ये लिखा है, बात तो एक ही है ना। अगर ऐसे आप लगाओगे, यही फॉर्मूला लगा बैठोगे तो क्या होगा, t की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, 1 से लेके 2 तक t की पावर 0 अपॉन 0, 1 से लेके 2 तक t की पावर 0 यानी 1 अपॉन 0, 1 से लेके 2 तक 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, विच इज नॉट फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, इनफाइनाइट का मतलब विच इज नॉट फाइनाइट, यानी एक ऐसी वैल्यू जो कैलकुलेट होके नहीं आ पाएगी। राइट, इसका मतलब ये फॉर्मूला इस सिचुएशन में, यानी जब t की पावर -1 हो या या 1/t हो, बात देखिए ना एकदम। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। आई बात समझ में, यानी कभी भी अगर आप t की पावर n का इंटीग्रेशन करें तो इस बात को जरूर चेकआउट कर लें, क्या 1/t तो नहीं लिखा, 1/t और कोई पावर लिखिए चलेगा, केवल दर्द है काहे से -1 पावर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर गलती से ये लिखा मिल जाए या ये लिखा मिल जाए तभी ये फॉर्मूला अप्लाई ना करना, अदरवाइज हमेशा करना। नहीं समझे, यानी अगर ऐसा लिखा मिल रहा है या ऐसा लिखा मिल रहा है तो फिर आपको ये किसी भी सूरत में अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा मिल रहा है या ऐसा लिखा मिल रहा है तो क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें करना ये होता है कि अगर सपोज ये t की पावर -1 है, समझ रहे हैं, t की पावर -1 है तो पता है क्या होता है, इसका आ जाता है log t बेस e, log t बेस e। अब सीबीएसई वालों को log की थोड़ी दिक्कत आती है, खैर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, यानी कि अगर t की पावर -1 dt या 1/t है तो उस सिचुएशन में जो इंटीग्रेशन होके आएगा वो कितना आएगा, log t बेस e आएगा। ब्रैकेट वैसे ही लगाना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट वैसे ही लगाना है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट लगा देंगे log बेस e b माइनस log बेस e a। कोई दिक्कत भाई, अपर लिमिट लगा दिया तो log t की जगह b हो गया, माइनस लोअर लिमिट लगा दिया log t की जगह log a हो गया। अब log के कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो आईसीएसई वालों को आते हैं, सीबीएसई वालों को नहीं आते। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी बातें बता दे रहा हूँ। जैसे log जब लिखा हो और बेस में सपोज a लिखा है और यहाँ m की पावर n लिखा है, तो आप क्या करेंगे, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं, n इंटू log m बेस e। ठीक है, log आपको आना ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में log बहुत इस्तेमाल होगा, फिजिक्स में उतना इस्तेमाल हो चाहे ना हो। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होगा। अगर कभी ऐसे लिख के आ जाता है log a बेस a, log a बेस a, वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अगर कभी ऐसा आ जाए log m प्लस log n, बेस में कुछ भी लिखा हो, सेम बेस होना चाहिए बाय द वे। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा log जो भी बेस है m इंटू n। एडिशन से मल्टीप्लिकेशन होता है और सब्ट्रैक्शन से डिवीजन होता है। अगर
log m बेस e माइनस log n बेस e हो तो ये log बेस e m अपॉन n हो जाएगा। समझ में आया ये बात? ठीक है, मुंह बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको याद करने हैं। ये log के बेसिक 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, log में हमेशा एक बेस होता है, बेस की जगह पे कुछ भी लिखा हो सकता है। नॉर्मली log बेस e या log बेस 10 चलता है। ठीक है, log बेस e या तो बेस में e आपको नॉर्मली लिखा हुआ मिलेगा या तो log बेस 10 मिलेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर कभी ऐसा हो जाए कि बेस और जो जिस log की वैल्यू निकालनी है वो सेम है तो वैल्यू 1 आती है। अगर log m इंटू n है तो log m प्लस log n हो जाएगा, और अगर log m अपॉन n है तो log m माइनस log n आ जाएगा बेस वैल्यू का। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा आगे। समझ गए ना? मतलब इंटीग्रेशन यहाँ खत्म हो गया है। अब आगे log से तुम कैसे सॉल्व करते हो वो तुम्हारा हेडेक है। और गेटिंग द पॉइंट में क्या कह रहा हूँ, मतलब ये है कि अगर आप इसका ये एक पर्टिकुलर केस है, इसको आप याद भी कर सकते हो डायरेक्टली, log बेस e b अपॉन a ऐसे याद कर लीजिए। मतलब जिन लोगों के दिमाग में दर्द हो रहा हो ये सब देख के, वो डायरेक्टली ऐसे याद कर लें कि अगर t की पावर -1 का इंटीग्रेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली आंसर आएगा log बेस e अपर लिमिट इन द न्यूमरेटर एंड लोअर लिमिट इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बायो वाले बच्चों को ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, ये चीज चले इधर भी हुई, ये log का भी फॉर्मूला लग गया, लेकिन अल्टीमेटली बात यही है कि आपको एनी हाउ ये सब याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री तो आप पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो log बहुत इस्तेमाल होगा। तो जब log इस्तेमाल होगा तो आप बच नहीं पाएंगे, तो आपको अल्टीमेटली ये याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब करने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं बेसिकली देखा जाए, फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको दे ही दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन को करने के लिए कहता है 1 से लेके 2 तक और 1 अपॉन t dt। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बात तो तुरंत क्लियर हो गई कि 1 से लेके 2 तक t की पावर 1 माइनस 1 dt है। 1 अपॉन t मतलब t की पावर -1 होगा। t की पावर -1 होता है तो क्या करना है, डायरेक्ट log बेस e अपर लिमिट डिवाइड बाय लोअर लिमिट। तो ये हो गया log बेस e log 2 बेस e। आई बात समझ? अब इसकी जो वैल्यू होती है वो रखी जाएगी, log 2 की वैल्यू जो भी होगी वो रख दी जाएगी। इंटीग्रेशन का काम यहाँ से खत्म हो गया। समझ में आया? छापिए। चलिए अब एक और बवाल के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3, अगर अकेले कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन क्या होगा। डिफरेंशिएशन में अकेला कांस्टेंट होता था तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाता था, 0। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी विपरीत है। और इसका भी मैं आपको प्रोसेस पूरा बताऊंगा, लेकिन जैसे अभी मैंने इसका बताया कि डायरेक्टली ये करना है, वैसे हम इसका भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात रूल संख्या 3। हाँ, रूल संख्या 3। अब इसमें क्या है, मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट c विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो आप जीरो मत कर दीजिएगा डिफरेंशिएशन जैसे। करना क्या है, आप इसको तुरंत ऐसे मानिएगा, ठीक है, कि ये लिखा हुआ है जैसे। अच्छा, रूल नंबर 3 पहले ये वाला अकेले कांस्टेंट वाला बाद में कराएंगे, पहले विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल करा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई c लिखा हुआ है और साथ में t की पावर n भी लिखा हुआ है, अकेले कांस्टेंट वाला नंबर 4 में बताएंगे। ठीक है, तो अभी पहला क्या सीखा, t की पावर n का इंटीग्रेशन, जिसमें प्रोवाइडेड n की पावर -1 नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर n की पावर -1 होगी तो डायरेक्ट हमने आपको बता दिया। अब हम सीखने जा रहे हैं जनरल फॉर्मूला, अगर कांस्टेंट भी t की पावर n के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है। डिफरेंशिएशन में भी यही था कि कांस्टेंट और वेरिएबल अगर साथ साथ मल्टीप्लिकेशन में थे तो उनको बाहर कर सकते थे। वैसे यहाँ पे करेंगे तो इंटीग्रेशन a से लेके b तक t की पावर n dt
आगे कहानी आप सो ऑन जानते हैं। क्या जानते हैं कि जो c है वो तो ऐसा लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर n प्लस वन। अब उसके आगे दिक्कत है ना, दो रास्ते हैं, चलो कर देते हैं, दोनों रास्ते बता देते हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर n की वैल्यू -1 है, समझे, तो आंसर क्या हो जाएगा, c इंटू, और इतना पार्ट का आंसर क्या लिख देंगे, लॉग बेस e अपर लिमिट b अपॉन a। कोई दिक्कत? लेकिन अगर n की वैल्यू -1 नहीं है, इफ -1 नहीं है, तो c जो है वो वही रहेगा, तो ब्रैकेट के अंदर t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। उसके बाद अगला स्टेप भी होगा, इसमें क्या हो जाएगा, c फ्रॉम a टू b, ये c बाहर आ गया, c बाहर लिखे हुआ है, अपर लिमिट b की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस वन अपॉन, सॉल्व करके आंसर है, राइट? ओके, तो ये कुछ चीज आसान हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, मतलब इंटीग्रेशन में देख रहे हैं, इंटीग्रेशन में एक केस हमने बताया था, जब n की वैल्यू -1 ना हो तो इस तरीके से जाना है, n की वैल्यू अगर -1 हो तो इस तरीके से जाना है। अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो बस क्या करना है, वो कांस्टेंट अल्टीमेटली मल्टीप्लाई में आ जाना है। आई बात समझ में? एग्जांपल देख लीजिए। पहला एग्जांपल, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक 2t कर देते हैं, 2t dt। अब क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक t की पावर 1 dt, क्या -1 है t की पावर में? नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 जो लिखा है वो बाहर वैसे ही चलता रहेगा साथ साथ, t की पावर 1 थी तो 1 में 1 ऐड हो गया, अपॉन 1 प्लस 1 हो गया, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। ये t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर 0 से लेके 1 तक, अपर लिमिट यानी 1 का स्क्वायर माइनस 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर, कुल मिला कितना आ गया, बात समझ में आ गई। इन द सेम वे सेकेंड वाला क्वेश्चन ही करके दिखा रहे हैं, 1 से लेके 2 तक जाना है। मान लो 2/t हो गया, स्थिति बदल गई, 2/t हो गया तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक 1/t dt हुआ। 1/t मतलब, हाँ, मैं आपको बस याद दिलाने के लिए बार बार कर रहा हूँ, अदरवाइज तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ गए? इसमें क्या होना है, log बेस e 2/1 यानी 2 log 2 बेस e। सामने आया? छापिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए अकेला कांस्टेंट है तो, कांस्टेंट अकेले है तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अल्टीमेटली आपको याद करना है क्या, सिर्फ रिलेशन। तो रूल संख्या 4, रूल संख्या 4, अगर कांस्टेंट अकेले हो तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b कांस्टेंट अकेला इनटू dt। ऐसी स्थिति में क्या सोचना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे को क्या सोचना चाहिए? ऐसी स्थिति में ये सोचना चाहिए कि ये c लिखा है इंटू t की पावर 0, मतलब इसको c इंटू 1 सोचना चाहिए, अगर सोच पाए तो। ठीक है, बिकॉज c इंटू 1 इज c, यू सी, c, so we can write it as c into t to the power 0। अरे यार 1 लिखा है, समथिंग की पावर 0 1 होता है, तो वेरिएबल हमारा t था, बस हमने जुगाड़ क्या लगाया कि जो हमारा वेरिएबल है हमने उसी की पावर 0 माना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है t के टर्म्स में, है ना। अब क्या गुरुजी ने सिखाया था अभी जस्ट पीछे वाले फॉर्मूले में कि अगर c और t साथ में है तो c बाहर निकाल दो, c बाहर आ गया। इंटीग्रेशन a से b तक t की पावर 0 dt, राइट। और लिखें आगे, तो c ये हो गया t की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 a से b तक। और आगे लिखें
इसका मतलब c इंटू टी की पावर 0 प्लस 1 यानी t अपॉन 1 यानी अल्टीमेटली क्या रहने वाला है t। ठीक, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो c इंटू बी माइनस ए। ठीक है, तो गुरु जी क्या याद कराना चाह रहे हैं ये ओके कि अगर कभी भी कांस्टेंट अकेले मिल जाए तो कांस्टेंट इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना। कांस्टेंट बीच में करने की क्या जरूरत है, वो तो मैंने बताया आपको, बीच में स्टेप करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने वहां शॉर्टकट बता दिया वैसे यहाँ बता दिया। ठीक है, यानी एग्जाम्पल वैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए अगर 2 से लेकर 3 तक इंटीग्रेशन करना है किसका 6 का 6 dt, क्या करेंगे डायरेक्ट जो कांस्टेंट है बाहर इन ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कुल मिला के 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 61। ठीक है, आखिरी अप्रोच मतलब फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन चाहिए उसके लिए आखिरी पड़ाव है एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का केस हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, वो मैथ्स में होता ज़रूर है लेकिन वो मैथ्स में ही पढ़ेंगे। हम लोगों को ज़रूरत केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब मेन चीज़ें जो थी यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी इस जगह पे कि अकेले कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t रहता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो रूल नंबर 5 फटाक से इसको कर देते हैं, उसके बाद 6वें में उसमें आ जाते हैं। ऐसा मैं डिफरेंशिएशन में भी अलग से नहीं बताई थी ये बात, चलो ठीक है नहीं बताएंगे, यूज कर लो। 5वां रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें बस सीधा सा सिद्धांत है कि अगर आपने इंटीग्रेशन a से b तक सपोज आपने p प्लस माइनस q dt किया है, ठीक है, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, तो आप a से b तक p dt अलग करेंगे, फिर जो भी साइन लगा होगा इधर प्लस और माइनस वो लगा दीजिएगा, फिर से q dt। नहीं समझे? क्लियर? अर्थात एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक क्या करना है, 2 माइनस 1 अपॉन टी प्लस e की पावर t dt। ठीक है, मैं यहाँ पे भी बताया दे रहा हूँ जैसे डिफरेंशिएशन में बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t जो होता है वो e की पावर t ही होता है। डिफरेंशिएशन भी e की पावर t का e की पावर t होता है। ठीक है, अब बस यहाँ पे लिमिट है a से b तक, तो उसके बाद बस यहाँ से a से b तक लिमिट लगा दोगे। कैसे करना है, अपर लिमिट यानी e की पावर b माइनस लोअर लिमिट e की पावर, यही आंसर आ जाएगा। समझे? इतने इसको करिए फटाक से, ट्राई करके देखिए। चलिए आंसर चेक करिए सभी लोग। पहली बार 1 से लेके 2 तक 2 dt, फिर माइनस 1 से लेके 2 तक 1 अपॉन t dt प्लस 1 से लेके 2 तक e की पावर t dt। 2 कांस्टेंट होता है, अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 2 ब्रैकेट के अंदर अपर माइनस लोअर माइनस 1 अपॉन t का log t बेस e, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दिया, फिर प्लस e की पावर t का e की पावर t ही रहता है। इतना आसान दिया था, सारे डायरेक्ट वाले थे। ये 2 माइनस 1 इंटू 2 हो गया, ये माइनस का log 2 बेस e माइनस log 1 बेस e। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, प्लस e की पावर t में 2 रखेंगे तो e स्क्वायर माइनस e की पावर 1। ठीक है, तो 2 माइनस log 2 बेस e बचेगा प्लस e स्क्वायर माइनस e। दिस इज योर आंसर। बेटा ये e का स्क्वायर नहीं लिखा है, log में बेस e होता है और log 2 की वैल्यू। ठीक है, अब
एक और सवाल मैं दे रहा हूं, ये आप करके दिखाइए। नंबर 2, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक 1 प्लस साइन टी dt, ठीक है। यहां पे मैं आपको दे रहा हूं, गिवन है आपके लिए साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। डिफरेंशिएशन में साइन टी का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस टी था। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरत पड़ती है कभी कदार, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ए से बी तक अगर आपको साइन टी डी टी लिखा मिल जाए, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। बाकी आप जानते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। आप माइनस पहले बार निकाल लीजिए, कॉस टी ए से लेके बी तक, उसके आगे माइनस क्या हो जाएगा, कॉस बी माइनस कॉस ए। इसको करिए, चलिए आंसर टैली करिए। 1 प्लस का केस है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 से लेके 2 तक 1 dt अलग हो गया, प्लस 1 से लेके 2 तक साइन टी dt अलग हो गया। 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर कर दिया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है 1 से लेके 2 तक। अब माइनस आप बाहर कर सकते हैं, तो 2 माइनस 1 1 1 इंटू 1 इज 1, माइनस बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा, कॉस टी 1 to 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर कॉस 2 माइनस कॉस 1। अब आगे कहानी कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 2, ये आपका आंसर है। समझ गए?